पेट्रोल पंप के वॉशरूम में नहाती है और रात को अपनी कार में ही सिकुड़ कर सो जाती है। वो बस दुआ कर रही है कि उसे ये नौकरी मिल जाए। कुछ ही देर बाद वो एक शानदार हवेली के सामने पहुंचती है। हवेली की मालकिन एना बहुत ही मिलनसार है। उसने मिली के लिए खास नाश्ता भी बनाया है। मिली थोड़ी हैरान रह जाती है कि उसे एक खास मेहमान की तरह ट्रीट किया जा रहा है। वैसे मेड का काम बहुत आसान है, बस साफ सफाई करना, खाना बनाना और उनकी छोटी बेटी सीसी का ख्याल रखना। इसके बाद एना उसे पूरा घर दिखाती है जिसे उसके पति एंड्रयू ने डिजाइन किया है। अंदर का इंटीरियर बहुत ही आलीशान और खूबसूरत है। मिली सोचती है कि अगर उसे यहाँ काम मिल जाए तो ये उसकी किस्मत होगी। बातों ही बातों में एना गलती से मिली को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। एना अपने पति को सरप्राइज देना चाहती है, इसलिए उसने एंड्रयू को ये बात नहीं बताई है। घर के सबसे ऊपर वाली अटारी में मेड का कमरा है और नौकरी मिलने पर यही मिली का नया घर होगा। कमरा भले ही छोटा है पर यहाँ पूरी प्राइवेसी है। लेकिन अभी और भी लोग इस जॉब के लिए लाइन में है तो मिली को जवाब के लिए इंतजार करना होगा। मिली बस यही प्रार्थना कर रही है कि उसे चुन लिया जाए ताकि कम से कम उसे खाने और कपड़ों की फिक्र न रहे। इंटरव्यू खत्म होने पर एना उसे आने जाने के खर्चे के तौर पर कुछ पैसे देती है और मिली की काफी तारीफ भी करती है। फिर भी निराश मिली को अंदर से पता है कि जैसे ही एना उसका बैकग्राउंड चेक करेगी उसके पैरोल पर होने का सच सामने आ जाएगा। जब उसे लगने लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची तभी एना का फोन आता है और वो उसे नौकरी मिलने की बधाई देती है। मिली खुशी से झूम उठती है। उसे लगता है कि अब उसकी किस्मत पलटने वाली है। जल्दी ही वो वापस हवेली पहुंचती है। इस बार बंद गेट अपने आप खुल जाता है, मानो एना को उसके आने का पहले से पता था। अंदर घुसते ही मिली वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। पूरा लिविंग रूम बुरी तरह से बिखरा हुआ है, हर तरफ गंदे और चिकने बर्तन पड़े हैं और एना का इस तरह सामने आना कुछ अजीब सा लग रहा है। एक तरफ वो इतनी परफेक्ट दिखती है जो शायद एक दिखावा हो और दूसरी तरफ घर की ये बुरी हालत शायद मदद के लिए उसकी एक खामोश पुकार हो। एना जल्दी से सफाई देते हुए कहती है कि वो एक स्पीच लिख रही थी और वक्त कम होने की वजह से उसे घर समेटने का टाइम ही नहीं मिला। मिली को उसकी बात पर पूरी तरह यकीन नहीं होता, लेकिन आखिर ये उसकी नौकरी का पहला दिन है और ये काम उसके लिए बहुत जरूरी है। जल्दी ही रात हो जाती है। एंड्रयू और सीसी भी घर वापस आ जाते हैं। उन दोनों का मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सीसी का बर्ताव काफी रूखा है, वहीं एंड्रयू बहुत ही दोस्ताना तरीके से बात करता है और मिली को साथ डिनर करने के लिए भी कहता है। लेकिन मिली अपनी इस नई जॉब की मर्यादा रखते हुए मना कर देती है और अपने कमरे में चली जाती है। वो बहुत सुकून में है कि उसे ये शानदार नौकरी मिल गई। कमरे को अच्छे से देखते हुए अचानक उसका ध्यान खिड़की पर जाता है जो खुल नहीं रही है। इस घुटन भरे एहसास से उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। अगली सुबह एक बहुत ही तेज आवाज से मिली की नींद खुलती है। एना पागलों की तरह अपनी स्पीच के पेपर्स ढूंढ रही है। तुमने देखा क्या? बेचारी मिली समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एना का गुस्सा और ज्यादा भड़क जाता है। शोर सुनकर एंड्रयू भी वहां आ जाता है। जेनी, क्या बात है? क्या तुमने कभी अपने कंप्यूटर पर कोई लेटर लिखा है? मैंने उसे अपने हाथ पर लिखा था। शिट, मैं जब भी लेटर लिखती हूँ तो मेरे दिमाग में आइडियाज और भी क्लियर आते हैं। पास ही खड़ी मिली ये सब देख रही होती है और अचानक एक डर सा उसके दिल में बैठ जाता है। एना के जाने के बाद एंड्रयू मिली से माफी मांगता है और कहता है कि आजकल उसकी पत्नी का मूड कुछ ठीक नहीं रहता, इसलिए उसे थोड़ा समझना होगा। एंड्रयू की इस समझदारी और नरमी से मिली को काफी अच्छा महसूस होता है, लेकिन अक्सर प्यारे चेहरों के पीछे एक बहुत ही कड़वा सच छुपा होता है। एक रात जब मिली बाथरूम साफ कर रही थी तो उसे टॉयलेट में कुछ गोलियां पड़ी हुई मिलती है। एना के अजीब बर्ताव को याद करके उसे शक होता है और जैसे ही वो घबराहट में कैबिनेट खोलकर चेक करने लगती है तभी अचानक एना वहां आ जाती है और उसे डांट कर वहां से भगा देती है। एना के इस अजीब बर्ताव के अलावा उसकी बेटी सीसी भी मिली को हमेशा परेशान करती रहती है। वो अक्सर उससे एक ही काम बार बार करवाती है। सीसी का बर्ताव भी लगातार बुरा ही होता जा रहा है। वो बिना किसी वजह के मिली को तंग करने के नए तरीके खोजती है और उसे छोटी छोटी बातों पर पूरे घर में दौड़ाती रहती है। मिली इस नौकरी को बचाने के लिए ये सब चुपचाप बर्दाश्त करती रहती है। डिनर के वक्त एंड्रयू मिली को साथ खाने के लिए कहता है। उसकी ये छोटी सी बात मिली को बहुत अच्छी लगती है। इस पूरे घर में सिर्फ एंड्रयू ही है जो उसके साथ इंसानियत से पेश आता है और शायद एंड्रयू के इसी केयरिंग नेचर की वजह से मिली के दिल में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बनने लगा है। जल्द ही वीकेंड आ जाता है जो मिली की छुट्टी का दिन था, पर एना बहाने बनाकर उसे घर से बाहर नहीं जाने देती। मिली समझाती है कि उसे कुछ जरूरी काम है, लेकिन एना अपनी जिद पर अड़ी रहती है। तभी एंड्रयू वहां आता है और बीच बचाव करके मामले को शांत करता है। इसके बाद मिली पैरोल ऑफिस पहुंचती है। वहां वो पैरोल ऑफिसर से मिलती है। ऑफिसर मिली को चेतावनी देता है कि उसे अपनी नौकरी बचानी ही होगी वरना उसे वापस जेल जाना पड़ सकता है। तभी एना का फोन आता है। वो मिली को तुरंत सीसी को स्कूल से पिक करने के लिए कहती है, लेकिन इससे पहले कि मिली स्कूल का पता पूछ पाती एना फोन काट देती है। मिली गुस्से में आ जाती है पर उसके पास सोचने का वक्त नहीं है। वो मजबूरी में आसपास के स्कूल सर्च करती है। वहां पहुंचने पर टीचर उसे बताती है कि सीसी तो अपनी दोस्त के घर रुकने वाली है और इस बारे में दोनों के पेरेंट्स की पहले ही बात हो चुकी थी। साफ है कि एना ने मिली के साथ एक भद्दा मजाक किया था। एना की इन हरकतों से मिली गुस्से में पागल हो जाती है, पर वापस जेल जाने के डर से उसे खून का घूंट पीकर रह जाना पड़ता है। लेकिन आखिर एना उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है? आधी रात को दिन भर की घटनाओं की वजह से मिली को नींद नहीं आ रही थी। वो टाइम पास करने के लिए थिएटर रूम में आ जाती है। जब वो फिल्म देख रही होती है तो एंड्रयू अंदर आ जाता है। कोई गलतफहमी न हो इसलिए मिली वहां से जाने के लिए खड़ी होती है। शुरुआत में दोनों काफी अच्छे से बात करते हैं, पर बातों बातों में जिक्र एना का आ जाता है। एंड्रयू बताता है कि एना के माता पिता की मौत एक आग में जलकर हुई थी। किस्मत से एना उसमें बच गई। काफी जांच पड़ताल के बाद भी पुलिस असली मुजरिम को नहीं पकड़ पाई। यहाँ तक कि कई लोगों को तो ये भी शक था कि ये सब खुद एना ने किया था। ये सुनकर मिली की रूह कांप जाती है। एना आखिर किस तरह की इंसान है? उसे इस जॉब पर एना नहीं रखा और कई बार उसे परेशान भी किया। मिली को किसी बड़े खतरे का अंदेशा होने लगता है। तभी अचानक पीछे से एना चुपचाप वहां आ जाती है। अपने पति और मिली को इस तरह साथ देखकर एना का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। शायद मुझे अब सो जाना चाहिए।
देखिए, इसका कोई फायदा नहीं। क्या इसका कोई फायदा नहीं है? इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपना सारा सामान पैक कर लो और यहाँ से निकल जाओ। और हाँ, मेरे उठने से पहले ही चली जाना, ताकि मुझे दोबारा गुस्सा ना आए। नहीं एना, मुझे लगा नहीं था कि यहाँ कोई होगा। आपने ही कहा था कि मैं थिएटर रूम यूज कर सकती हूँ, मुझे तो बस फोन करना था। प्लीज एना, मैं आपकी हर बात मानूंगी, जो आप कहेंगी वो करूंगी, मैं वादा करती हूँ। क्या आप मुझे बस एक और मौका दे सकती हैं? ठीक है, सिर्फ एक हफ्ता, लेकिन अब से तुम्हें ढंग के कपड़े पहनकर घर में रहना होगा। कुछ दिनों बाद एना की सहेली उससे मिलने घर आती है। वो दोनों बहुत ही हाई क्लास और अजीब टॉपिक पर बात कर रहे थे, जिसे सुनकर मिली खुद को उनकी बातें छुपकर सुनने से रोक नहीं पाई। जैसे ही एना थोड़े समय के लिए वहां से जाती है, मिली कुछ ऐसा सुनती है जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। असल में एना प्रेग्नेंट थी नहीं, बल्कि वो दिमागी रूप से बीमार है। उसे कितने महीने हो गए? कितने महीने? हे भगवान, मुझे सच में नहीं पता कि वो उसके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है। मिली को एना के इस झूठ का पता चल जाता है और उसे एंड्रयू की हालत पर तरस भी आता है। अगले दिन सफाई करते वक्त मिली को एक छुपी हुई दराज में कुछ दवाइयां मिलती है। जब वो इंटरनेट पर चेक करती है तो पता चलता है कि ये स्किज़ोफ्रेनिया यानी एक दिमागी बीमारी की दवा है। मिली ये जानकर सन्न रह जाती है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एना इतना बड़ा सच छुपा रही है। इस वक्त डर अचानक से नहीं आया था, बल्कि किसी लहर की तरह धीरे धीरे उसके ऊपर हावी हो रहा था। एक रात मिली को फिर से नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जैसे ही वो नीचे जाकर देखने की कोशिश करती है, तुम ठीक हो ना? क्या तुमने सुना उन कमीनों ने मुझे पागल कहा? कहते हैं कि मैं इस लायक नहीं। मेरे पति का कहना है कि मैं पागलों की गिनती में आती हूँ। चीखने की आवाज सुनकर एंड्रयू बाहर आ जाता है। वो तुरंत आगे बढ़ता है और किसी तरह एना को शांत करवाता है। अगली सुबह एना पिछली रात के तमाशे के लिए मिली से माफी मांगती है और उसे बहुत सारे नए कपड़े गिफ्ट करती है। मिली मना करना चाहती थी, लेकिन एना इतनी ज्यादा जिद कर रही थी कि उसे लेना ही पड़ा। इसके बाद एना उसे वीकेंड के लिए एक म्यूजिकल शो और होटल बुक करने को कहती है। वो एंड्रयू से अच्छे से माफी मांगना चाहती थी, लेकिन दोपहर होते होते एना का बर्ताव फिर से एकदम से बदल जाता है। इससे मिनी निशब्द रह गई। वो तो बस आदेशों का पालन कर रही थी और सबसे बुरी बात यह थी कि उसे ये खर्च भी खुद उठाना पड़ा। जब मिनी रोने ही वाली थी, तभी एंड्रयू ने आकर उस अजीब स्थिति को संभाल लिया। समय बीतता गया और वीकेंड आ गया। एना सिसी को लेकर ट्रेनिंग कैंप चली गई और फिर एंड्रयू ने मिली को बताया कि पिछले कॉन्सर्ट के टिकट कैंसिल नहीं हो पाए और उसने मिली को अपने साथ चलने को कहा। जल्द ही वो कॉन्सर्ट में पहुंच गए। उन्होंने न सिर्फ म्यूजिक एंजॉय किया, बल्कि किसी कपल की तरह कैंडल लाइट डिनर भी किया। डिनर के बाद वो अपने अपने कमरों में लौट आए। मिली ने अपना फोन चेक किया तो देखा कि एना के ढेर सारे मैसेज थे और सबसे नीचे उसे नौकरी से निकालने का मैसेज था। नौकरी जाने के डर से मिली एंड्रयू के पास गई ताकि वो उसे आज की स्थिति के बारे में समझा सके। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उससे बात करूंगा, उसे कुछ नहीं पता। एंड्रयू, उसे नहीं पता। जैस्मीन इधर आओ, वो मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। मुझे नहीं पता क्यों। नहीं, वो नहीं समझती। मैं उससे बात करूंगा। एंड्रयू, मुझे पता है तुम्हें लगता है कि मैं और बेहतर कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इस नौकरी की जरूरत है। एक अकेला लड़का और एक अकेली लड़की एक ही कमरे में थे और उनके बीच की दूरियां मिटने लगी। दोनों के बीच एक खूबसूरत रिश्ता बन गया। अगले दिन वो जल्दी घर लौट आए और घर की साफ सफाई करके अपने निशान मिटाने की कोशिश की। गनीमत रही कि जब एना लौटी तो उसे कुछ शक नहीं हुआ, लेकिन वो मिली को ऐसे ही कैसे छोड़ देती। उस दिन सुपरमार्केट से बाहर आते ही कुछ लोगों ने मिली को रोक लिया। पता चला कि एना ने पुलिस बुला ली थी कि किसी ने कार चुरा ली है। जाहिर है ये एना की ही कोई चाल थी। जल्द ही एंड्रयू के समझाने पर गलतफहमी दूर हुई, लेकिन घर लौटकर एना ने सारा सच सामने रख दिया। उसने कहा कि उसे उनके अफेयर के बारे में सब पता है और वो इसका फायदा उठाकर मिली को वापस जेल भेज देगी। एना के इस पागलपन से परेशान होकर एंड्रयू ने एक फैसला लिया। उसने इस शादी को खत्म करने की सोची और एना पर चिल्लाकर उसे घर से निकल जाने को कहा। अपने पति को यूं बदलता देख एना को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घूम दिया हो, लेकिन अब उसे दर्द भी नहीं हो रहा था और घर से बाहर निकलते ही एना के चेहरे के हाव भाव अचानक से बदलने लगे। क्या वो गुस्से में थी, दुखी थी, या फिर उसे आजादी मिल गई थी? इस वक्त कुछ भी हो सकता था। शायद उस पल सिर्फ वही जानती थी कि उसे क्या मिला है। दूसरी तरफ एंड्रयू बड़े प्यार से मिली को समझा रहा था और चाहता था कि वो वही रुककर उसका साथ दे। इस प्यार भरे बर्ताव ने मिली का दिल जीत लिया। उनकी एक नई और खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत होने ही वाली थी, लेकिन अक्सर अच्छी चीजों के पीछे भी एक ऐसा सच छिपा होता है जो हमें नहीं दिखता। एक दिन मिली से गलती से एंड्रयू का खानदानी बर्तन टूट गया। एंड्रयू ने आकर देखा, लेकिन वो बिल्कुल गुस्सा नहीं हुआ और बोला कि वो इसे ठीक करवा लेगा। इसके बाद वो दोनों मिली के कमरे में बैठकर शराब पीने लगे। मिली ने बिना कुछ सोचे समझे पूरी शराब पी ली और जल्द ही वो बेहोश हो गई। जब मिली को होश आया तो उसने देखा कि कमरा एकदम खाली था और एंड्रयू भी वहां नहीं था। उस पल मिली को समझ आ गया कि वो एना की चाल में फंस चुकी है। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन एंड्रयू ने एक न सुनी। कहानी में यहाँ तक पहुंचकर मुझे यकीन है कि आप सब समझ गए होंगे कि ये सब एना की एक साजिश थी। दरअसल एंड्रयू एक साइको इंसान था जिसे दूसरों को कंट्रोल करने की बीमारी थी। एना ने मिली की जवानी और खूबसूरती का फायदा उठाया ताकि वो उसकी जगह ले सके। इसके बाद एना की दर्दनाक यादें सामने आने लगी। पता चला कि उसके माता पिता की मौत के बाद उसे एक बहुत ही बुरे परिवार ने गोद ले लिया था। बड़ी होकर एना पढ़ने में काफी तेज थी और उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते थे, लेकिन किस्मत की मारी वो अपने ही प्रोफेसर के बच्चे की मां बन गई और उसने सिसी को जन्म दिया। वो हर दिन कई कई नौकरियां करके सिसी को पाल रही थी। तभी एंड्रयू उसकी जिंदगी में आया और उसकी सारी मुश्किलें दूर कर दी। हैंडसम एंड्रयू को उसके अतीत से कोई दिक्कत नहीं थी और वो लगातार उसके पीछे पड़ा रहा। उसके इतना प्यार जताने के बाद एना पूरी तरह से उसके प्यार में पड़ गई और दोनों ने शादी कर ली। एना को लगा था कि अब उसकी खुशहाल जिंदगी शुरू होने वाली है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो एक गहरी खाई में गिर चुकी है। शादी के बाद एंड्रयू का साइको रूप सामने आने लगा। एक बार एना किसी काम की वजह
वजह से अपने बाल धोना भूल गई थी और बस इसी छोटी सी बात पर एंड्रयू का असली चेहरा सामने आ गया। उसने कुछ ढूंढने के बहाने एना को छत वाले कमरे में बुलाया और उसे बेरहमी से अपने खुद के 100 बाल तोड़ने का हुक्म दिया, वो भी जड़ के साथ। अपनी बेटी की सलामती के लिए एना ने हार मान ली। उसने दर्द सहते हुए अपने सिर से 100 बाल उखाड़ लिए। एना ने जो उखाड़े थे वो सिर्फ उसके बाल नहीं थे, बल्कि एंड्रयू के साथ बुने हुए सारे खूबसूरत सपने थे। जैसे ही उसे लगा कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है, एंड्रयू तुमने जो कहा था मैंने वो सब कर दिया है, क्या अब तुम मुझे बाहर जाने दोगे? एक बाल में तो जड़ ही नहीं है, इसलिए तुम्हें ये सब फिर से शुरू करना होगा। एंड्रयू एंड्रयू प्लीज अगली बार से तुम थोड़ा ध्यान रखना। एंड्रयू प्लीज प्लीज एंड्रयू प्लीज। और उसी पल एना को इस आदमी की असलियत समझ में आ गई। उसका वो प्यार भरा बर्ताव सिर्फ उसकी साइको हरकतों को छुपाने का एक नाटक था। वो तो बस उसकी कंट्रोल करने वाली बीमारी को बुझाने की एक कठपुतली थी। एना के दिल में अब सिर्फ निराशा नहीं थी, बल्कि उस आदमी के लिए बेइंतहा नफरत भर चुकी थी। भले ही चोट उसके शरीर पर लगी थी, लेकिन उसके दिल पर जो घाव लगे थे वो कभी नहीं भर सकते थे। बेबस होकर एना को उसकी हर बात माननी पड़ी, लेकिन उसे क्या पता था कि असली बुरा सपना तो अभी शुरू ही हुआ है। एंड्रयू ने चुपके से एना के गिलास में बेहोशी की दवा मिला दी। जब एना को फिर से होश आया तो सामने का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। बाथटब के पानी में उसकी बेटी लगभग डूब ही चुकी थी। पुलिस को भी एना के शरीर में नशीली दवाइयों का असर मिला। उन्होंने तुरंत फैसला सुना दिया कि एना की दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसने अपनी ही सगी बेटी को मारने की कोशिश की है। बेकसूर एना को पागल खाने भेज दिया गया और वहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने सारे गुनाह कबूल करना, ताकि वो जल्द से जल्द अपनी बेटी से मिल सके और एंड्रयू के चंगुल से आजाद हो सके। उसे मजबूर होकर अपने खिलाफ जुर्म कबूलना पड़ा। ये सब कुछ एंड्रयू की रची हुई एक बहुत बड़ी साजिश थी। अपनी पागल हो चुकी पत्नी की इतने अच्छे से देखभाल करने के कारण एंड्रयू दुनिया की नजरों में एक आदर्श पति बन गया, जबकि एना एक ऐसी पागल औरत बन गई जिससे सब नफरत करते थे। लेकिन मिली के आने से एना के दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक प्लान पकने लगा। एंड्रयू घमंडी और साइको था। उसे अच्छा लगता था जब लोग उसकी तारीफ करते थे और उसे दूसरों की जिंदगी कंट्रोल करने का शौक था। और मिली उसके इस पागलपन के लिए एकदम परफेक्ट शिकार थी। मिली जवान और खूबसूरत थी और यही चीज एंड्रयू के उस पागलपन को जगा सकती थी। जैसे ही एना को पता चला कि मिली पैरोल पर छूटी हुई एक मुजरिम है, उसे यकीन हो गया कि मिली ही उसके लिए सबसे सही मोहरा है। अगर मिली की नौकरी चली गई तो उसे वापस जेल जाना पड़ सकता था। और इस पूरी साजिश का मकसद सिर्फ एक औरत का अपनी परेशानी से बचने के लिए एक दूसरी बेकसूर औरत की बलि चढ़ाना था। एना की पूरी जिंदगी एंड्रयू के बनाए हुए जाल में फंसकर रह गई थी। वो एक बेहद होशियार छात्रा से एक ऐसी पागल औरत बन गई थी जिस पर अपनी ही बेटी को मारने का इल्जाम था। अब कहानी वापस आज में आती है। मिली पर बहुत ही जुल्म ढाए जा रहे थे। उसे कैद करने का बहाना बस ये था कि मिली ने एक बर्तन तोड़ दिया था। अब उसे अपने खुद के पेट पर चाकू से कट लगाने थे। ये कट उन टूटे हुए बर्तनों के टुकड़ों के बराबर होने चाहिए थे। एंड्रयू के जाने के बाद मिली की पूरी हिम्मत टूट चुकी थी और उसके पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। ये सब कुछ एंड्रयू कैमरे के जरिए देख रहा था। उसे लगा कि वो एक बार फिर से जीत गया है। जैसे ही वो उसके पास जाकर उसे तसल्ली देने की तैयारी कर रहा था, तुम ठीक तो हो, तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना। और इसी तरह मिली वहां से बचकर भाग निकली। वो तुरंत नीचे गई और उसने एक प्लायर ढूंढ निकाला। जब वो वापस छत पर गई तो एंड्रयू की हालत खराब हो गई और वो भीख मांगने लगा। मिली ने भी उसी तरह से एंड्रयू को प्लायर से अपने आगे के दांत तोड़ने को कहा, वो भी पूरे के पूरे। शुरुआत में एंड्रयू ने मना किया, लेकिन जैसे जैसे मिली उसके खानदानी बर्तनों को एक एक करके तोड़ने लगी, वो भी हार मानने लगा। मिली के ऐसे पागलपन को देखकर मजबूर होकर एंड्रयू को उसकी बात माननी पड़ी और उसने दर्द सहते हुए अपने आगे के दांत उखाड़ दिए। लेकिन जो दांत उसने उखाड़े थे वो पूरे नहीं थे। मिली ने एंड्रयू को ये सब दोबारा करने को कहा। ये सुनकर एंड्रयू एकदम से भड़क गया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। आधी रात के वक्त एना चुपके से घर वापस आ गई। उसकी अंदर की इंसानियत जाग उठी थी और उसने बेकसूर मिली को बचाने का फैसला किया। मिली, हाय, मैं नीना हूँ, तुम ठीक हो? मैं तुम्हें यहाँ से निकलने में मदद करूंगी। एना के आने से पूरी बाजी ही पलट गई। जैसे ही एंड्रयू बाहर भागा, मिली वहां से गायब हो चुकी थी। एंड्रयू का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वो मुड़ा और एना के पास गया। जैसे ही वो उस पर बहुत जोर से हमला करने वाला था, तभी उन दोनों औरतों ने मिलकर उस शैतान को खत्म कर दिया। एना ने मिली को वहां से भागने को कहा और सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया। आखिरकार उसका दिमागी संतुलन खराब होने का रिकॉर्ड तो था ही। एंड्रयू के अंतिम संस्कार में एना ने मिली को $1,00,000 का चेक दिया और आखिरकार उन दोनों की जिंदगी वापस पटरी पर आ गई। ये कहानी भी यही खत्म होती है। फिल्म हाउसकीपिंग सर्विस इसलिए इतनी दिल दहला देने वाली है क्योंकि इसने एक परफेक्ट परिवार के झूठे नकाब को हटाकर एक ऐसे सच को सामने रखा है जिसे मानना बहुत मुश्किल है। और हर बार जब इस तरह के कंट्रोल और जुल्म की सच्चाई सामने आती है तो ये उन लोगों को बचाने की एक कोशिश होती है जो शायद इसके शिकार हो सकते हैं। जब कानून या समाज ही मुजरिमों का साथ देने लगे तो बेकसूर लोग खुद को सही कैसे साबित करें? शायद इसका जवाब उस झूठे नकाब के पीछे ही छिपा है। इस दुनिया में कोई भी जुर्म पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि अगर एक भी बेकसूर चुप रहने से इनकार कर दे तो सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। तो ठीक है, ये था जियांग जुई मूवीज। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।